आप सभी का स्वागत है आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जो कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी वीक के तत्वावधान में यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी को विदित ही होगा कि भोपाल गैस कांड जो हुआ था, भोपाल में बड़ी गैस त्रासदी जो हुई थी, वो इतना बड़ा वो अपने आप में दुर्घटना था कि जिसके कारण कई देशों के फैक्ट्री एक्ट तक में परिवर्तन किए गए। कई देशों के, सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के भी फैक्ट्री एक्ट में एक नया चैप्टर जोड़ा गया उस एक्सीडेंट के बाद 4A के नाम से। इसमें हजार्डस इंडस्ट्रीज के अलग से पूरी लिस्ट बनाई गई, उनको क्या क्या करना है क्या नहीं करना उसके बारे में अलग से चैप्टर दिया गया। जो आप लोग सेफ्टी कमेटी मीटिंग में आते होंगे तो उसमें भी ये जो सेफ्टी कमेटी का प्रावधान वो भी उसी से ही शुरू होता है। तो ऐसे बहुत से प्रावधान जो कि हजार्डस इंडस्ट्रीज को पालन करने चाहिए ताकि कोई बड़ा एक्सीडेंट ना हो, तो इस प्रकार से व्यवस्था फैक्ट्री एक्ट में भोपाल गैस कांड के बाद ही की गई है। तो उसी के तारतम्य में ये जो पावर प्लांट जो होते हैं वो भी इसी हजार्डस इंडस्ट्रीज की लिस्ट में ही आता है। तो यहाँ पे भी वो सारी चीज़ें एप्लीकेबल रहती ही है। उसका एक बड़ा ही मेन पार्ट जो रहता है बॉयलर, जिसके विषय में हम सब यहाँ पर आपस में चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं कोई आप लोगों से अलग बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे भी कुछ वर्ष पूर्व मैंने भी बोर्ड को ज्वाइन किया था और बॉयलर डिपार्टमेंट में थोड़ा बहुत रहा, फिर सेफ्टी में आया, ऑपरेशन में भी रहा। तो आपसे ही, आप लोगों से ही सीखते हुए थोड़ा आगे बढ़ा, कुछ चीज़ें मैं बाहर भी सीखी। तो आपस में ये जो नॉलेज शेयरिंग है कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। उसी तारतम्य में यहाँ पर उपस्थित हूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि आप जानते हैं, मैं नहीं जानता। ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती है जो मुझे शायद 1-8% ज़्यादा पता हो, लेकिन हमेशा ये नॉलेज शेयर करते रहने से नॉलेज 1+1 2 हो जाता है। अगर आपस में शेयर करते हैं तो आपका नॉलेज मेरा नॉलेज बढ़ करके 2 नॉलेज हो जाता है। तो इसीलिए नॉलेज शेयरिंग में कभी भी कंजूसी नहीं होनी चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो मैंने कुछ इधर उधर से इकट्ठा किया उसको मैं आप लोगों के सामने दे सकूं, और उसको आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आप लोगों को भी कुछ ना कुछ 1-8 पॉइंट ऐसा एक्स्ट्रा मिल ही जाएगा जो आपके लिए कभी न कभी काम आएगा, और आपके संयंत्र में बड़ी से बड़ी दुर्घटना को भी वो टालने में सक्षम आप हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि पूरा ध्यान इधर उधर बाहर की चीज़ों से हटा करके कुछ समय के लिए, कम से कम आधे घंटे पौन घंटे के लिए यहाँ कॉन्सेंट्रेट करके रहें। बॉयलर के बारे में बताने की आप लोग को आवश्यकता वैसे नहीं है कि बॉयलर क्या है, वहाँ क्यों सेफ्टी की ज़रूरत है। आप सब भली भांति परिचित हैं, बड़े बड़े एक्सीडेंट भी आप लोगों ने देखे होंगे। लेकिन चूंकि ये हमारा टॉपिक है इसलिए कुछ तो अपने को वहाँ से शुरू करना ही पड़ेगा कि बॉयलर क्या होता है। एक कंटेनर है, एक प्रकार का बॉयलर, वो एक वॉल्यूम होता है उसमें, जिसे इस्तेमाल करते हैं हम स्टीम बनाने के लिए। ये आपका फिर से चलिए कोई बात नहीं। और उसका काम क्या रहता है कि हीट को यूज़ करते हुए, फ्यूल की हीट को यूज़ करके पानी को स्टीम में बदलना, जो कि हमारे सभी के घरों में ये काम रोज होता है। प्रेशर कुकर के माध्यम से चाहे चाय बनाते हैं, तो जैसा भी इस प्रकार की चीज़ें हमारे घरों में भी रोज होते रहता है, जिसमें हम पानी को भाप में बदलते रहते हैं। नया चीज़ कुछ नहीं है। पानी को उबालते हैं और टेम्परेचर बढ़ता है, भाप बन जाता है, और ज़्यादा उसको गर्म करने की व्यवस्था करते हैं तो फिर सुपर हीटेड स्टीम बन जाता है। उसकी काम करने की क्षमता और बढ़ जाती है। वो छोटा सा जो 1 लीटर 2 लीटर का हमारे घर में जो कुकर होता है वो यहाँ पर लाखों लीटर का है। और एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए कुछ अलग अलग अरेंजमेंट्स किए गए हैं। अब सामान्य तौर पे जो भी पढ़ाई किए होंगे सबसे इंजीनियरिंग रिलेटेड, वो जानते हैं कि 2 टाइप के बॉयलर होते हैं। एक तो वाटर ट्यूब टाइप होता है और एक फायर ट्यूब। वाटर ट्यूब में जिसमें पानी ट्यूब्स के अंदर जाती है, स्टीम ट्यूब्स के अंदर रहती है, वो वाटर ट्यूब हो जाता है। और एक होता है फायर ट्यूब, जिसमें गैसेस, जो हार्ड गैसेस है वो इस प्रकार से फर्नेस से निकल करके ट्यूब्स के अंदर जाके पानी कंटेनर में भरा होता है, तो फायर ट्यूब हो जाता है। तो इस प्रकार से सामान्य सा इसका प्रकार जो कि हम सभी अधिकतर जानते ही हैं। अब इसका इस्तेमाल क्या होता है, जो कि
अनुभवी लोग तो सभी अच्छे से जानते हैं, जो कुछ हो सकता है एक आध लोग कुछ नए हों उनके लिए एक सामान्य सा चर्चा जरूरी है कि हमारा जो मेन काम रहता है कि हम कोयला कहीं से मंगाते हैं, उसको पीस करके ग्राइंड करके पाउडर में बदलते हैं, फिर उसको जलाने की व्यवस्था करते हैं। जलने के बाद जो गर्मी निकलती है, उष्मा निकल रही है, उससे हम पानी को गर्म करके स्टीम बनाते हैं। जैसे इसमें दिख रहा होगा, ये फर्नेस में कोयले को जलाया जा रहा है, स्टीम बना, स्टीम को टरबाइन में भेज दिया और टरबाइन से जनरेटर जुड़ा हुआ है तो टरबाइन घूमता है। टरबाइन का काम ही रहता है कि बहुत ज़्यादा जो प्रेशराइज स्टीम है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर का, उसको उसके कारण ये टरबाइन तेज़ी से घूमने लगता है और उससे कनेक्टेड होता है जनरेटर, जिससे कि बिजली बनता है और वो ट्रांसफार्मर में भेज करके फिर आगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ट्रांसमिशन सिस्टम में भेज दिया जाता है, जिसको स्विच यार्ड के माध्यम से हम आगे फिर वो जाता है। तो ये बीच का पोर्शन है जिसको हम बॉयलर बोलते हैं, अपने ही नाम से ही समझ में आ रहा है, वहाँ बॉयल करने के लिए है, पानी को उबालने के लिए है, उबाल करके कुछ पार्ट को या लगातार उसको स्टीम में कन्वर्ट करने की कोशिश करने के लिए एक पार्ट है ये बॉयलर बीच में। जो सामान्य सभी लोग घरों में बॉयलर देखते हैं, वो चाहे वो कुकर के रूप में होता है या बर्तन के रूप में होता है, लेकिन वास्तविक जो पावर प्लांट का बॉयलर कुछ ऐसा दिखता है, आप सभी लोग इससे भली भांति परिचित हैं। बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, 70 मीटर हो सकता है, कहीं 65 मीटर हो सकता है, अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से। अब हम सब यहाँ पर सेफ्टी वीक में बॉयलर के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत सी दुर्घटनाएं होती है बॉयलर में। हम सबका जो लक्ष्य है, चाहे वो सेफ्टी में हो या ना हो, हम सभी यही चाहते हैं कि जिस काम को करने के लिए हम प्लांट के अंदर आए हैं वही काम करें और जो पैसे हमको मिलते हैं इसके एवज में उसको लेकर के घर जाएं और अपने परिवार के लिए खर्च करें। उसके लिए हम सब यहाँ पर हैं। लेकिन इसके बीच में एक बड़ा अवरोध आता है, वो होता है एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं। जब दुर्घटनाएं होती है तो फिर जो हमारा पैसा है, जो हमारा समय है, हमारी एनर्जी है, वो सब चीज़ें उसमें खर्च होने लगती है। प्लांट का प्रोडक्शन भी प्रभावित होता है, कहीं कहीं तो तालाबंदी की नौबत आ जाती है, ताला बंद हो जाता है, और भी बहुत प्रकार के पुलिस प्रशासन और कोर्ट कचहरी बहुत सी समस्याएं आती है। तो ये सब सारी चीज़ें ना हो, कोई चाहता है कि एक्सीडेंट हो? कोई नहीं चाहता, फिर भी हो जाता है। तो ना हो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं जो एक्सीडेंट यहाँ पर जनरली सामान्य तौर पे बॉयलर एरिया में देखने को मिलता है। आप सभी इससे भली भांति परिचित हैं। फिसल करके गिरना, हो सकता है आप में से कुछ लोग कभी फिसल करके बॉयलर एरिया में गिरे होंगे, क्योंकि वहाँ पे ऑयल कभी बिखरा पड़ा रहता है, कभी पानी कीचड़ भी हो सकता है, या फिर कई बार कोई नट बोल्ट के लूज पार्टिकल जो रखे रहते हैं पार्ट्स, उससे लोग उलझ करके फिसल करके गिर जाते हैं। और उलझ करके गिरना भी एक पार्ट है कि कई लोग कुछ ऐसा सामान रखे रहता है कि पैर फंस जाता है और गिर जाते हैं। नीचे गिरना, ये भी बहुत एक्सीडेंट आप लोगों ने हो सकता है सुना होगा या देखा होगा। ऊपर से नीचे कहीं पे रेलिंग कटा हुआ है, कहीं रेलिंग लगा नहीं है, या पहले रेलिंग लगा था लेकिन मेंटेनेंस वालों ने उसको अपने काम के लिए निकाल दिया, वापस लगाया नहीं, और वहाँ पे खतरा बन गया, तो वहाँ से भी कई बार नीचे गिरने की घटना हो जाती है। वैसे ही स्ट्रक्चर से टकरा कर या सामान नीचे गिरने से भी सिर में चोट लग जाती है। कई लोग ऐसे ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे हमको झुक करके जाना रहता है, ध्यान नहीं दिया, किसी का ध्यान मोबाइल में ज़्यादा है तो सिर टकरा सकता है, या कोई सामान कई बार ऊपर से नीचे गिर जाता है किसी के हाथ से छूट करके, या कोई स्लिंग वगैरह से उठा रहे हैं तो स्लिंग टूटने से या फिसलने से, तो किसी तरीके से सामान नीचे गिरेगा, सिर में चोट लगेगी, और सिर की चोट बहुत घातक होती है। बाकी जगह चोट लगेगा, हाथ पैर में हड्डी टूटेगा, तो उसको एक बार मरम्मत करके आप वापस काम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन सिर की चोट ही एक ऐसी समस्या है कि अधिकतर जो मौतें होती है सिर की चोट के कारण वहीं ऑन द स्पॉट भी हो जाती है। और कई बार ऑन द स्पॉट तो मौत नहीं होता, लेकिन बाद में घर आ गए कुछ दिनों बाद, पता चला 1 महीने बाद एक्सपायर हो गया, या फिर कई बार जान तो बच जाती है लेकिन पूरा शरीर पैरालाइज हो गया, सूख जाता है पूरा शरीर, कंट्रोल खत्म हो जाता है लकवा मारे की वजह से। तो ये भी सिर की चोट से समस्याएं आती है। सिर की चोट के कारण ही कई बार आंखों से देखने की शक्ति चली जाती है, कान से सुनने की शक्ति चली जाती है, किसी को अलग अलग तरीके का प्रभाव हो सकता है, किसी की याददाश्त भी चली जा सकती है, किसी को बार बार चीज़ें
फिर भूलेंगे फिर याद आएंगी, ऐसी ऐसी भी चीज़ें होती है। तो ऐसे बहुत से जो कहें विचित्र विचित्र समस्याएं सिर की चोट के कारण लोगों को झेलना पड़ता है। तो इसीलिए चूंकि सिर हमारे शरीर का एक कंट्रोल रूम होता है, और कंट्रोल रूम का महत्व आप सभी अच्छे से जानते हैं। सोचिए अगर कंट्रोल रूम में बम फूट जाए या कुछ ऐसा बड़ा कुछ काम हो जाए जिससे कि फिर कंट्रोल रूम में कोई आदमी घुस नहीं पा रहा है, तो पूरा प्लांट ही एक प्रकार से पैरालाइज हो जाएगा। तो वही स्थिति बनती है जब सिर में चोट लगता है। फिर पाँव क्रश हो जाना, कई लोग का पाँव जो है वो बुरी तरह क्रश हो जाता है। एक एक्सीडेंट हमने ऐसा डीएसपी में देखा था, बुरी तरह क्रश, कई हड्डियां पाँव की एक साथ टूट जाती हैं। ये भी एक समस्या आती है, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे कहाँ कहाँ पर ऐसा हो सकता है, ये आप लोग जानते भी होंगे। आंखों में डस्ट जाना, क्योंकि डस्ट वाला एरिया है तो डस्ट जाने की संभावना रहती है। शरीर भी कहीं पे क्रश हो सकता है, ऐसे भी एरिया वहाँ पे रहते हैं। आंखों में चिंगारी चली जाती है, आग लगने की बहुत से वहाँ पे चीज़ें हैं, कोल डस्ट है, ऑयल, चाहे वो लुब्रिकेशन के लिए यूज़ हो रहा हो या HFO HSD जो भी हम यूज़ करते हैं, वो भी कई बार स्पिल होकर के साइट में चला जाता है, और कभी उसको आग का सोर्स मिल गया तो फिर आग लग सकती है। वैसे ही कहीं प्लेटफॉर्म में छेद होता है, कई बार वेल्डिंग करने वाले लोग उसको काट देते हैं, दूसरे काम के लिए उसको किए रहते हैं लेकिन वहाँ पे होल हो जाता है। खास करके जो जहाँ पे मिल एरिया है, पल्वराइजर वाला एरिया है, उसका जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर कुछ कटिंग वगैरह करते हैं, वहाँ पे होल बन जाता है। पता चला कोई दूसरा आदमी वहाँ जा रहा है, उसने ध्यान नहीं दिया, वहाँ पे होल बन गया नया, उसका पैर घुस गया तो बुरी तरह पैर छिल जाता है, हालत खराब हो जाती है। ऐसा भी एक्सीडेंट एक हो चुका है पहले। ईओटी क्रेन का हुक भी कई बार नीचे गिर जाता है, वो भी आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा। स्लिंग टूटने से भी, या सामान किसी कारण से फिसल करके नीचे गिर जाए तो भी चोट लग सकती है। सामान लुढ़क कर नीचे गिरना, ये बॉयलर में होता है। कहीं पे टो बोर्ड अगर लगा नहीं है, रेलिंग के नीचे प्लेट लगी नहीं नीचे, टो बोर्ड सभी जगह जहाँ जहाँ रेलिंग है वहाँ पर, नहीं तो वहीं से सामान लुढ़क करके जो भी राउंड शेप की चीज़ें रहती है वो लुढ़क करके नीचे गिर जाती है। कहीं रेलिंग ही नहीं लगा है तो प्लेटफॉर्म से लोग नीचे गिर जाते हैं। दम घुटना, यहाँ बहुत से ऐसे एरिया जहाँ पे सफोकेट हो सकता है आदमी बॉयलर में। जलना, जलने की भी समस्या, बहुत हाई टेम्परेचर की चीज़ें वहाँ पे है, स्टीम पाइप हो सकता है, कहीं पे पानी गिरा हो उसका पाइपलाइन हो सकता है, या कोई भी चीज़, आग भी वहाँ पर कहीं लग सकती है तो उससे भी जल सकता है। छिलने की भी चीज़ें हैं, कई चीज़ें हम लोग ध्यान नहीं देते, पता चला हाथ से रगड़ खा करके छील सकता है। करंट लगना, क्योंकि सारी चीज़ें जो है इलेक्ट्रिक से अधिकतर संचालित होती है, तो करंट लगने की संभावना भी पूरे बॉयलर में जगह जगह पर रहता ही है। फिर बॉयलर ब्लास्ट भी हो जाता है, ये भी एक समस्या है, उसके बारे में आप लोग कभी जाने भी होंगे, देखे भी होंगे। उसके अलावा क्लिंकर ग्राइंडर, उसमें भी पैर कई बार लोगों का फंस जाता है, ये भी एक समस्या आती है। और विंच के द्वारा जो सामान चढ़ाते रहते हैं तो उससे भी कई लोगों को चोट लग जाती है, चढ़ाते समय उतारते समय सही तरीके से अगर उसका कोऑर्डिनेशन और अगर एक्सपीरियंस सही नहीं रहा तो उससे भी चोट लग जाता है। व्यक्तिगत रूप से सामानों को लोग ऊपर चढ़ाते हैं, कई बार सिलेंडर को कंधे पे लाद के ले जा रहे हैं, कोई लोहे का सामान कंधे पे लाद के ऊपर ले जाते हैं, तो उससे भी, वैसे भी ले जाने से भी आदमी की हालत खराब हो जाता है, चोट लग जाती है। और सामान अगर गिर जाए तो दूसरों को भी चोट लग सकती है, उसको भी लग सकती है। और कई ऐसी भी चीज़ें हैं जगह जहाँ पे व्यक्ति अंदर फंस जाता है, वहीं फंस गया, पता चला जल गया, करंट लग गया, बाहर ही नहीं आ पाया। ऐसे भी चीज़ें, एक्सीडेंट यहाँ पर होते हैं, हो सकता है। कहीं जरूरी नहीं एक जगह हो, पूरे ऑल वर्ल्ड में कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हो रही है। खुली नालियाँ, गड्ढे, ये भी कहीं बॉयलर एरिया में हो सकते हैं। ओपन ट्रेंचेस, जहाँ जो कि कवर्ड होना चाहिए लेकिन किसी कारणवश कवर नहीं कर पाया, या कवर किए थे लेकिन सफाई करने वालों ने उस ट्रेंच कवर को निकाल करके बगल में रख दिया और दोबारा उसको नहीं लगाया, तो वो एक अपने आप में खतरे की जगह बन गई। वैसे भी हाई प्रेशर का स्टीम, हाई प्रेशर वाटर, ये भी जगह जगह इसके सोर्सेस बन सकते हैं, अगर सही तरीके से मेंटेनेंस ना हुआ तो उससे भी लोगों को चोट लग सकती है। और स्ट्रक्चर भी कोलैप्स हो सकता है अगर उसको प्रॉपर तरीके से टाइमली पेंटिंग इत्यादि नहीं किया गया, जंग लगते रहा तो कभी ना कभी उसमें भी कोलैप्स होने की पॉसिबिलिटी बनती जाती है, एटसेट्रा। ऐसे और भी चीज़ें आप लोग ऐड कर सकते हैं, तो बहुत सारे एक्सीडेंट होने की संभावना बॉयलर एरिया में रहती है। अब हम आते हैं कि
एक्सीडेंट हो ये तो कोई नहीं चाहता, जैसा कि आप सभी ने इस पर सहमति भरी थी कि एक्सीडेंट हो ऐसा कोई नहीं चाहता, लेकिन एक्सीडेंट हो जाता है। तो वो क्यों होता है, उसके ये दो ही कारण आपको सामने यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। असुरक्षित कार्य परिस्थिति या अनसेफ कंडीशन, जिसको आप लोग सुनते होंगे बार बार ये वर्ड को, और अनसेफ एक्ट या असुरक्षित कार्यशैली। इसको सरल तरीके से कहें तो पहला नंबर पे है खतरा। साइड पे कोई ना कोई खतरे का कोई पॉइंट रहता है, कोई चीज रहता है जिससे कि खतरा हमेशा बना रहता है। और दूसरा होता है आदमी की गलती, मानवीय भूल बोल सकते हैं। यह व्यक्ति कुछ ना कुछ गलत तरीके से काम करता है जिससे कि दुर्घटना की संभावना बन जाती है। अब ये दोनों चीजें जब एक साथ मिलती है, अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन, तब वहां दुर्घटना होने की संभावना बनती है। होगी कि नहीं अभी भी जरूरी नहीं है कि अनसेफ एक्ट होगा, अनसेफ कंडीशन रहेगा तो हर बार एक्सीडेंट हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा, कभी आप साइड में जा रहे हैं, कहीं पे तेल बिखरा पड़ा है, फिसल करके पैर फिसला, लेकिन एक व्यक्ति तुरंत संभल जाता है, दूसरा व्यक्ति उसी में फिसल करके गिरेगा तो घुटने में चोट लग गई, तीसरा व्यक्ति हो सकता है सिर ही फूट गया, वहीं मर गया। तो उसी एक पर्टिकुलर एक्सीडेंट से उसके अलग अलग परिणाम हो सकते हैं। तो ये क्यों होगा, कैसे होगा, किसका होता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा विचार करना जरूरी है कि जो व्यक्ति फिजिकली मेंटली फिट रहता है, जनरली उसको एक्सीडेंट होते हुए भी जनरली वो बहुत जल्दी अलर्ट हो जाता है और उसको बड़ी चोट नहीं लग पाती है। जो शरीर से स्वस्थ है, जिसका ओवरवेट नहीं है और जो दिमाग में उसका टेंशन नहीं है, जिसका पूरा ध्यान अपने कार्य क्षेत्र पे है, सेफ्टी के बारे में जागरूक है, ऐसे व्यक्ति जनरली एक्सीडेंट होने से पहले ही अलर्ट हो जाते हैं और सामान्यतः उनको चोट नहीं लग पाता है ऐसी स्थिति आने के बाद भी। लेकिन जिनको ना अपने फिजिकल फिटनेस पे ध्यान है, मेंटल हमेशा प्रॉब्लम में है, टेंशन में है किसी तरीके का, तो ऐसे लोग को छोटी घटना से भी बड़ा दुष्परिणाम देखने को मिलता है। तो ये सब समस्याएं हो सकती है, एक छोटी सी घटना भी बड़ा परिणाम दे सकती है। अब हम डिफरेंट जो पार्ट हैं बॉयलर के उसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर आप लोगों का पार्टिसिपेशन जरूरी है कि यहाँ पर कल अलग अलग पार्ट में क्या क्या एक्सीडेंट या अनसेफ कंडीशंस क्या क्या होंगे। दो चीजें हैं दुर्घटना के लिए, अनसेफ कंडीशन और अनसेफ एक्ट। हमारे हाथ में तो अनसेफ एक्ट को सुधारना हो सकता है, लेकिन मेन रहता है अनसेफ कंडीशन को ही खत्म कर दिया जाए। तो आदमी को तो पीछे पड़ के कोई आदमी डंडा लेकर के हर एक आदमी पीछे एक आदमी नहीं पीछे कर सकते, इसलिए सबसे अच्छा होता है अनसेफ कंडीशंस को ही समाप्त कर दिया जाए, उसके बाद कुछ भी करते रहो। लेकिन ऐसा 100% प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है कि सारे चीज़ों को समाप्त कर दिया जाए, लेकिन जितनी अधिक मात्रा में हम अनसेफ कंडीशंस को समाप्त कर देंगे उतना ही एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी और डाउन होती जाएगी। तो हम बात करें अनसेफ कंडीशंस कहाँ पे क्या क्या हैं उसके बारे में। जैसा कि कोल बंकर के नीचे से, जैसा हमारा बॉयलर का एरिया जनरली हम शुरू हो रहा है ऐसा मानते हैं, कोल बंकर या उसके ऊपर जो है वो CHP वाले देख रहे हैं और उसके नीचे बॉयलर वाले देख रहे हैं, तो वहाँ से बॉयलर का एरिया जनरली एक बंकर के बाहर से या नीचे से चालू हो रहा है। तो कोल फीडर वाले फ्लोर से शुरू करें या उसके जस्ट ऊपर बंकर है वहाँ से शुरू करें। तो यहाँ पे क्या क्या अनसेफ कंडीशन होता है, तो यहाँ पे CHP वाले लोग हैं, कोई CHP से कौन कौन है? CHP से अगर कोई हो तो हाथ उठा सकते हैं। है कोई CHP वाले? कोल हैंडलिंग प्लांट? नहीं, कोई ऐसा चीज नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ हम चर्चा करने वाले हैं और कुछ नहीं। चलिए कोई बात नहीं। तो कोल बंकर या CHP का जो एरिया है वहाँ पे क्या क्या खतरा रहता है, खासकर जस्ट बंकर के ऊपर या उस जगह में क्या क्या अनसेफ कंडीशन हम देखते हैं। एक तो मैं बताते जाऊंगा, आप ऐड करते जाना। कोल बंकर के ऊपर में तो जनरली एक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की भी पॉसिबिलिटी वहाँ पे रहती है। आप लोगों ने कभी देखा होगा, बड़ा तीखा सा मीठा सा एक गंध आते रहता है बंकर एरिया में, वो बहुत खतरनाक चीज़ है वो कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि आपके ब्रेन में इफेक्ट डालता है और बड़ा अच्छा लगता है। वहाँ पे जो भी रुकता है उसको मीठा सा गंध आता है, लेकिन पता नहीं चलेगा कब उसको सूंघते सूंघते आदमी बेहोश हो सकता है, और उसको वहाँ से नहीं हटाया गया तो फिर
इतना ज़्यादा कार्बो क्या बोलते हैं उसको, जो हमारे बॉडी में जो ब्लड सेल्स रहते हैं वो भी पूरे जहरीले होने लगते हैं और डेथ तक हो सकती है। तो इसीलिए जो भी एरिया जहाँ पे गंध या गैसेस इकट्ठी होने की संभावना है वहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, एयर कंटिन्यू क्रॉस होते रहना चाहिए। वैसे ही कोल बंकर में अपने आप में ही वहाँ पे ओपनिंग्स रहता है, वहाँ कोल को नीचे डालने के लिए, तो उसमें भी पैर वगैरह फंसने की संभावना बन जाती है। और कई बार और उसको अपने काम को आसान करने के लिए उस जालियों को काट दिया जाता है, छोटी छोटी जालियाँ रहती है उसको बड़े बड़े होल कर दिया तो और खतरा बढ़ जाता है। तो ये सब भी अनसेफ कंडीशन वहाँ पर मिलते हैं। उसके अलावा कोल डस्ट वहाँ पे लगातार जमे रहता है, वो भी अपने आप में अनसेफ कंडीशन है। कोल डस्ट है, कोल है, चाहे वो जितने ज्वलनशील सामान कहीं पे भी है वो अपने आप में एक अनसेफ कंडीशन बना हुआ है। वहीं पे जा करके कोई सोचेगा मैं यहाँ चाय बना लेता हूँ, यहाँ पे खाना बना लेता हूँ, और वहीं पे बिखरा हुआ पड़ा है जलने वाला सामान, तो फिर ये दोनों अनसेफ कंडीशन अनसेफ एक्ट मिल करके कब छोटा एक्सीडेंट में बनेगा या बड़ा बनेगा, इस पर यहाँ पे बैठ के हम चर्चा नहीं कर सकते। तो वहाँ पे सामने आदमी कितना अलर्ट है आदमी, तो छोटे एक्सीडेंट को ही वही खत्म कर देगा। नहीं है अलर्ट तो पता चला उसी से ही पूरा क्रशर हाउस भी पिघल करके नीचे गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। वैसे ही रॉक कोल फीडर एरिया में आते हैं, थोड़ा सा नीचे रॉक कोल फीडर में भी जो भी बॉयलर में रॉक कोल फीडर से कनेक्टेड लोग हैं वो लोग अच्छे से जानते ही हैं। आइए सर जी, नमस्कार। आइए, वहाँ पे भी वैसे ही कंडीशंस है, वहाँ पे भी कोल डस्ट वाला एरिया हो सकता है, वहाँ पर जलने वाले सामान हो सकते हैं। वैसे ऊपर से कुछ ना कुछ ऊपर से नीचे गिरने वाला कोई ना कोई आइटम रहता है जो बंकर उसमें रॉक कोल फीडर एरिया में गिरते रहता है, ऊपर से नीचे बंकर से किसी तरीके से। तो ऐसे छोटे छोटे अनसेफ कंडीशन वहाँ पे भी रहते ही हैं। मिल एरिया में आते हैं तो वहाँ पे भी जैसा मैंने बताया था कंडीशन कि वो प्लेटफॉर्म रहता है, जनरली उसको वेल्डिंग करते समय काट दिया जाता है, कटिंग करते समय पता चला गलती से उसका प्लेटफॉर्म भी कट जाता है, तो उसमें किसी का पैर गलती से घुस गया तो इतनी बुरी तरह जख्मी होता है। तो ये भी इस प्रकार के अनसेफ कंडीशन वहाँ पर पहले नहीं था, लेकिन काम करते समय असावधानी करने से वो नया अनसेफ कंडीशन बन जाता है। वैसे ही पल्वराइजर अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली मशीन है, उसके अंदर घुस करके आदमी को काम करना रहता है, और अगर प्रॉपर तरीके का आइसोलेशन नहीं रहा, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं रहा, तो आदमी उसमें क्रश भी हो सकता है। पता चला गलती से हमको किसी 2-3 मिल एक साथ परमिट में है और किसी परमिट को कैंसिल किया गया और उसके बदले गलती से अगर दूसरा मशीन का स्कीम बना दिया गया और चला दिया गया और सही तरीके से कम्युनिकेशन प्रॉपर साइट में नहीं रहा, तो फिर यही मशीन मौत का भी एक प्रकार से बड़ा वो बन सकता है। और इसके अलावा एयर जो फैंस हैं, जहाँ पे चाहे PA फैन हो सकता है, FD फैन हो सकता है, तो वहाँ पे भी सामान्य तौर पे कोई बड़ा प्रॉब्लम की जगह नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ EOT क्रेन ऊपर लगा हुआ है, तो उस EOT क्रेन का हुक भी कई बार टूट करके नीचे गिर जाता है, या सामान ऊपर नीचे ले जाते समय भी स्लिंग टूटने से ये सब घटनाएं हो जाती है। कोल पाइप इसमें भी चढ़ करके काम करना पड़ता है बॉयलर वालों को, तो इससे भी नीचे फिसल करके गिरने की संभावना बनी रहती है। तो इसीलिए सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी नेट ये सब वहाँ पर यूज़ करना ही चाहिए। कोल नोजल्स इसमें भी काम करते हैं, तो वहाँ पे भी अगर हाइट का काम है, नीचे ठोस प्लेटफॉर्म नहीं है, तो हमको सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी नेट की जरूरत पड़ सकती है। और जो पूरा बॉयलर स्ट्रक्चर है, इसमें भी कभी भी ब्लास्ट की भी संभावना होती है, जो उसमें काम करते रहते हैं, या फिर इसके अलावा कहीं पे भी हॉट टेम्परेचर, चाहे वो स्टीम के कारण हो सकता है या फर्नेस के कारण हो सकता है, वो भी जगह जगह ऐसे जगह जगह आपको पॉइंट मिलेंगे। इकोनोमाइजर एरिया, बॉयलर ड्रम, ये सब जनरली, या फिर इसकी बात हो तो बीच में बॉटम है सॉपर, इसमें भी क्लिंकर ग्राइंडर रहता है, ये भी अपने आप में बहुत खतरनाक मशीन होता है। अगर असावधानी वश इसमें कुछ चीज़ चला गया तो वापस आना मुश्किल है, बुरी तरह क्रश कर देगा। आप लोगों ने कभी देखा होगा, यूट्यूब फेसबुक पर दिखाता है, कुछ मशीन डाल दो तो उसको लोहा को भी वो तोड़ मरोड़ देगा, तो उस टाइप की चीज़ वो रहती है। तो गलती से भी किसी का हाथ या पैर किसी तरीके से चला गया, एक जहाँ तक मैंने सुना था KTPS में शायद
अग्रवाल साहब को पता होगा ये ऐसा वहाँ हो चुका है कि किसी का पैर उसमें चला गया और बुरी गत हो गई उसकी। एयर प्री हीटर जो APH रहता है, इसमें भी बड़े एक्सीडेंट होने की संभावनाएं रहती है। एक बार एक व्यक्ति का पैर इसमें क्रश हो गया था, DSPM में हुआ था। एक बहुत धीरे घूमता है, एक एयर प्री हीटर जो होता है बड़ा स्लो घूमता है, ऐसे लगता है उसमें पता नहीं ताकत है कि नहीं, जैसे देखने से ऐसा लगता है। लेकिन गलती से सोचे अगर मैं इसको रोक लूंगा हाथ से तो रुकेगा क्या? इतना ज़्यादा ताकत होता है, क्या कितना भी स्लो घूम रहा हो कोई भी मशीन, वो अपने आप में एक राक्षस के जैसा है, बहुत ज़्यादा ताकत होती है। उसको कभी भी गलती से अपने हाथ के दम पे खाली रोकने की जरूरत, अगर कोशिश करेंगे तो उसके बहुत ही बुरे परिणाम और खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। एक व्यक्ति ने पैर से उसको रोक, अंदर उसके सील चेकिंग का काम चल रहा था, अंदर घुस करके, और एक वर्कर ने पता नहीं उसका ध्यान कहाँ था, शायद मोबाइल में फ़ोन आ गया कि क्या हुआ, कहीं उसको जॉइंट मारने की जगह रखी तो उसने बीच में रोक दिया। सोच रहा था कि मैंने पैर अड़ा दूंगा बीच से तो वो घूम रहा है, रुक जाएगा, लेकिन पैर को बुरी तरह क्रश कर दिया और बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। सारी उंगलियां चली गई, लेकिन समय पर डॉक्टर के पास ले जाए गए तो 2-3 उंगली बच गई, लेकिन वो तो हमेशा के लिए एक प्रकार से पैर के लिए दिक्कत तो हो ही गया। डक्ट में भी बहुत से अनसेफ कंडीशंस होते हैं जो कि अपने आप में कन्फाइंड स्पेस की तरह होता है। अंदर एयर की सप्लाई जो है लिमिटेड हो सकती है, डस्ट का एरिया हो सकता है, तो इससे भी जो कन्फाइंड स्पेस के जितने भी सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं वो सब वहाँ पर हमको लेने चाहिए जब भी डक्ट में काम होता है। और ESP में भी अगर अंदर प्लेट्स में काम हो रहा है ऊपर, तो वो भी एक प्रकार का कन्फाइंड स्पेस ही है, तो वहाँ पे भी हमको बहुत ज़्यादा सुरक्षा सावधानियों की जरूरत पड़ती है। और इसमें एक दो बार ऐसी घटनाएं हो चुकी है कि जब भी ESP का परमिट कैंसिल हो करने वाले हों तो उसको बॉक्सअप करने से पहले, उसको बंद करने से पहले अंदर एक झाँक के जरूर देख लेना चाहिए। कई बार पता चलता है किसी वर्कर को काम आ गया था कि कुछ चीज़ छूट गया, उसको लेने चले गया, उसी समय बाहर से किसी ने बंद कर दिया, अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं रहा तो फिर वो अंदर ही बंद हो जाएगा और चार्ज हो जाएगा ESP। उसका परिणाम क्या होगा समझ सकते हैं, लेकिन ऐसी घटना हो चुकी है। तो ये बॉयलर में अलग अलग जो पार्ट्स है उस पे असुरक्षित परिस्थितियां क्या क्या थी उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। कई बार इस प्रकार से बहुत सारे जुगाड़ भी हमको बॉयलर के ऊपर मिलते हैं। कहीं पे भी एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो हम कुछ भी ऐसा प्लेट या लेडर इत्यादि कुछ भी रख करके उसको जाने के लिए यूज़ करने लगते हैं, तो ये भी अपने आप में अनसेफ कंडीशन बन जाता है और इससे भी दुर्घटना होने की संभावना बन जाती है। जहाँ पे भी चलने की जगह है बॉयलर के ऊपर तो हमेशा रेलिंग टो बोर्ड जो है वो जरूर रहना चाहिए, कहीं पे भी चलने की जगह है। वैसे ही इलेक्ट्रिकल सप्लाई हर जगह, हर फ्लोर में, हर कॉर्नर पे रहता ही है, तो उसको भी प्रॉपर तरीके से इंसुलेटेड सभी जगह रहे, कोई भी पार्ट कभी भी ओपन ना हो, उसका हमेशा इंस्पेक्शन होते रहना चाहिए। और बॉयलर एरिया में इस प्रकार के लूज आर्टिकल्स कहीं भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो पता चला गैस सिलेंडर्स पड़े हुए हैं या कोई पाइप पड़ा हुआ है, कोई भी चीज हो सकता है, कहीं पे कोई सामान रखा तो उससे ठोकर लग करके व्यक्ति गिर रहा है, या कई बार सीढ़ियों की बनावट ही ऐसी रहती है कि आदमी उससे गिर जाता है। छोटे छोटे कई बार ऐसे भी देखने आता है, सीढ़ियों का एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होता है, 15 इंच रहना चाहिए चौड़ाई और 9 इंच ऊंचाई होनी चाहिए, तो वो एक स्टैंडर्ड होता है। उसके पता चला 15 इंच का 5 इंच का बना दिया उसको, या 6 इंच का बना दिया, तो फिर वो दुर्घटना की संभावना बढ़ा देता है। वैसे ही जगह जगह स्लिपरी तो रहता ही है ऑयल के यूज के कारण, और खासकर जब कन्फाइंड स्पेस टाइप का वर्क जब करते हैं बॉयलर में, जैसे बॉयलर ड्रम के अंदर घुस करके काम करना पड़े, ESP के अंदर घुस करके, या बॉयलर में ही अंदर जाकर के फर्नेस एरिया में जाकर के काम करना पड़े, तो हमको फिर वहाँ पर और विशेष सुरक्षा सावधानियों की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि वहाँ पर एक तो एयर रेस्ट्रिक्टेड रहता है, एयर की सप्लाई जितनी हम देंगे उतनी वहाँ पर मिलने वाली है, और अगर प्रॉपर एयर फ्लो नहीं बनाया गया और आदमी को वैसे ही अंदर घुसा दिया गया किसी कन्फाइंड स्पेस में, तो फिर ऑक्सीजन का लेवल अगर 19% से नीचे आने लगता है तो फिर सफोकेशन बढ़ने लगता है और
और 15 में आ गया तब तो फिर जान जाने की संभावना भी हो जाती है। और जितना इतना ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है उतना ही आदमी के दिमाग में जो है ब्रेन कंट्रोल खत्म होने लगता है और भ्रम की स्थिति बनने लगती है, उसको समझ में नहीं आता है, डिसीजन पावर खत्म हो जाता है। इसीलिए एयर फ्लो हमेशा कन्फाइंड स्पेस में जब भी काम हो प्रॉपर अच्छे से बना के रखें। हाई टेम्परेचर ये भी बॉयलर में जगह जगह होते ही हैं, उसका भी ध्यान रखें कहाँ कहाँ पे हाई टेम्परेचर है। तो अगर इंसुलेशन के कारण है तो उसका रिपेयरिंग तुरंत होना चाहिए। और प्रेशराइज तो रहता ही है बॉयलर के प्रत्येक एरिया, जहाँ पे स्टीम का हो सकता है या ऑयल भी प्रेशराइज होता है, वाटर भी प्रेशराइज होता है। तो इसके कारण अपने आप में अनसेफ कंडीशंस है। तो जो भी अगर कहीं पे लीकेज प्रेशर के कारण दिख रहा है या कहीं पे प्रेशर से बाहर आ रहा है कोई आइटम, तो उसको तुरंत हमको मेंटेनेंस को करवाना जरूरी है। नहीं तो अगर किसी का ध्यान नहीं रहा और अचानक ये बढ़ गया प्रेशर किसी के सामने, तो उस समय बड़ी दुर्घटना होने की संभावना बन जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि प्राइमरी स्टेज में शुरू में ही अगर किसी बड़े से बड़े आग को रोकना है तो सबसे अच्छा होता है शुरू में ही रोक दिया जाए। कितना भी बड़ा आग हो शुरुआत में इतना छोटा होता है कि कोई आदमी शायद जैसे जूता भी रख देगा तो बुझ जाएगा, इतना छोटा होता है। लेकिन अगर उस समय उसने वो काम नहीं किया तो बाद में हो सकता है कि पूरे प्लांट का फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी उसमें लगा दो, दूसरे प्लांट से बुला लो, तब भी उसी आग से जो बढ़ने वाला जो प्रभाव है उसको फिर नहीं रोक सकते। इसीलिए जितना जल्दी उसका अर्ली डिटेक्शन हो जाए प्रॉब्लम्स का उतना अच्छा है। इसीलिए इंस्पेक्शन की संख्या जरूर बढ़नी चाहिए, चाहे वो अपने अपने एरिया में, चाहे बॉयलर वाले हो सकते हैं, ऑपरेशन वाले हो सकते हैं या सेफ्टी वाले हो सकते हैं, जो भी हैं अपने अपने तरीके से जरूर इंस्पेक्शन को जितना ज़्यादा करेंगे उतना जल्दी ये सब एक्सीडेंट जो अनसेफ कंडीशंस हैं वो कंट्रोल में आने वाले हैं। और एक बॉयलर में अनसेफ कंडीशन होता है बहुत ज़्यादा शोर, हाई नॉइज़ वाले भी एरिया वहाँ पे बहुत सारे हो सकते हैं, तो उससे भी कान के खराब होने की संभावना रहती है, तो वो अपने आप में हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर किसी का बहरापन शुरू हो जाए तो क्या होता है, उसको अपनी आवाज़ भी बहुत कम सुनाई देती है, और जिसको अपनी आवाज़ भी कम सुनाई देती है उसको दूसरे की आवाज़ भी कम सुनाई देती है। उसको क्या लगता है कि सामने वाले को मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, इसलिए वो बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बात करता है। आप लोगों ने ऐसे लोगों को देखा होगा बहुत तेज बात करते हैं, जनरली वो लोग बहरे होते हैं, इसीलिए वो उनको लगता है कि मेरी आवाज़ सामने वाले तक नहीं पहुंचेगी, इसलिए तेज तेज बात करते हैं। तो इस प्रकार से अनसेफ कंडीशन, ये हाई नॉइज भी होता है, तो उससे बच तो नहीं सकते क्योंकि अनसेफ कंडीशन वाला चाहे कितना भी एरिया क्यों ना हो, लेकिन चूंकि हमारे काम के पार्ट के रूप में है तो हमको वहाँ पे काम तो करना पड़ेगा। सिर्फ हम इतना कर सकते हैं कि उसको कितना अधिक मात्रा में कम करें अनसेफ कंडीशंस को, और अपनी गलती को ढूंढने की कोशिश करें कि हम कहाँ पे अनसेफ एक्ट कर रहे हैं उसको दूर करें। एक और अनसेफ कंडीशन रहता है बॉयलर में अंधेरा। अगर लाइट प्रॉपर सभी जगह हर कोने में जगमगा रहा है तब तो ठीक है, तब फिर उसके कारण काफ़ी सारे एक्सीडेंट अपने आप रुक जाते हैं। लेकिन अगर अंधेरा है, सही तरीके से कहीं पे किसी कॉर्नर में लाइट नहीं है, किसी व्यक्ति को जाना पड़ गया और वहाँ पे किसी तरीके से अनसेफ कंडीशन, चाहे गड्ढा हो सकता है, रेलिंग कटा है, क्या दिखाई नहीं देगा, तो उससे भी एक्सीडेंट होने की संभावना बन जाती है। और रेलिंग टो बोर्ड की कमी हो जाए अगर, चाहे सीढ़ियों में हो या प्लेटफॉर्म में हो, वो तो अनसेफ कंडीशन है ही। अब हम बात करें कि एक्सीडेंट को रोका कैसे जाए। इतने सारे खतरे तो दिख गए, इतनी समस्याएं भी दिख गई, अब उसको रोकने के लिए क्या तरीका है उसके बारे में ये उल्टा एक पिरामिड दिख रहा होगा आपको, एक्सीडेंट कंट्रोल हायरार्की जिसको बोला जाता है, जिसमें सबसे ऊपर दिख रहा होगा निर्मूलन, खत्म कर देना, एलिमिनेशन, जिसको एलिमिनेट कर देना। कोई भी खतरा आपके सामने दिख रहा है, अगर आप उसको खत्म कर सकते हैं, हटा सकते हैं वहाँ से हमेशा के लिए, तो हटा दीजिए अगर संभव हो तो, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। जैसे कोई सामान ऊपर से नीचे गिरने की संभावना दिख रही है, उसको हटा देंगे, कोई समस्या नहीं है, वो वैसे लूज सामान है जो ऊपर टंगा हुआ था, उसको हटा देंगे, कोई खतरा नहीं। तो जितने खतरों को हम साइड से पूरा हटा सकते हैं तो बेस्ट है, हटा दीजिए। कई चीज़ें ऐसी रहती है कि खतरा तो है लेकिन उसका वहाँ पे ज़रूरत है, उसको हटा नहीं सकते, तब क्या करना है, तो फिर सेकंड ऑप्शन आता है जिसको बोला जाता है स्थानापन्न, या फिर क्या बोलते हैं उसको, उसकी जगह दूसरा ले आते हैं उसको सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट ढूंढने उसका कि उसकी जगह कम खतरे से काम चल जाए।
जैसे शेर बांधना जरूरी है, लेकिन पता चला कुत्ते से भी काम चल जाएगा तो वो बांध ले। सामान्य तौर पे जैसे क्लोरीन के बारे में कहा जाता है कि उसकी जगह कुछ कम जो जहरीली चीज़ें हैं, कई बार ओजोन की बात आती है और भी एक आध दो गैसेस की बात आती है, तो उसकी जगह उसको यूज़ करें। तो अगर कर सकते हैं तो बेस्ट है, उससे अच्छा कुछ नहीं। तीसरा आता है फिर इसमें इंजीनियरिंग नियंत्रण या इंजीनियरिंग कंट्रोल। अगर दोनों नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी चीज़ है कि उसको हटा भी नहीं सकते ना चेंज कर सकते हैं, अब क्या करें? तो फिर थर्ड ऑप्शन आता है इंजीनियरिंग कंट्रोल। कुछ ऐसा डिवाइस वहाँ पे लगा दें कि जिससे खतरा हमको टच ना कर पाए। जैसे आगे जितनी चीज़ें आएंगी वो इसी से संबंधित आएंगी। जैसे इनबिल्ट जितने सेफ्टी डिवाइसेस प्लांट के अंदर लगे हुए हैं वो सब अपने आप में इंजीनियरिंग कंट्रोल ही है। जैसे कि सेफ्टी वाल्व, बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा, कंट्रोल नहीं रहेगा, ब्लास्ट कर सकता है, उससे बचाने के लिए सेफ्टी वाल्व लगा दिया ऊपर। पता चला सेफ्टी वाल्व में खराबी आ जाती है, वो भी नहीं उठा तो दूसरा एक सेकंड स्टेप का और लगा दिया, फिर वो भी नहीं उठा तो तीसरा स्टेप का एक और लगा दिया। ऐसा करके कुछ ना कुछ इंजीनियरिंग नियंत्रण उस पर स्थापित करके उस खतरे को दूर किया जा सकता है। वैसे ही एक और डिवाइस होता है बस्टिंग डिस्क, ये पुराने जगह इस्तेमाल होता था, अभी इसका भी सेम वैसा ही है कि अगर कहीं प्रेशर बढ़ते जा रहा है तो एक ऐसा डिस्क जो बस्ट हो जाता है और प्रेशर रिलीज कर देता है। ब्लो डाउन सिस्टम प्लांट के अंदर, ये भी ब्लो डाउन सिस्टम, ये भी कई बार एक्सीडेंट को रोकने के लिए काम आता है। तुरंत हम ब्लो डाउन को खोल देते हैं ज़्यादा प्रेशर या लेवल बढ़ने लगता है तो। फिर एक C&I के जितने भी डिवाइसेस लगे हुए हैं, इंटरलॉकिंग, प्रोटेक्शन, जिससे आपस में वो सारा का सारा एक प्रकार से इंजीनियरिंग कंट्रोल ही है। पहले अपने आप वो सारी चीज़ों को मैनेज करके चलता है, कितना टेम्परेचर सेट कर देते हैं, प्रेशर सेट कर देते हैं, तो कौन से वाल्व को कब खोलना है। वो पता है कि व्यक्ति की गलती होगी, कभी न कभी सो जाएगा, कभी न कभी इधर उधर भागेगा, तो इसीलिए आदमियों पर निर्भरता कम होती जा रही है, अब मशीनों पर निर्भरता जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है या ये सब चीज़ों पर अब बढ़ते जा रहा है। तो उससे समझ में सभी को आ रहा है कि एक्सीडेंट की संख्या पहले की तुलना में काफ़ी कम हो गई है। कारण यही है कि आदमियों पर निर्भरता कम से कम होती जा रही है और कंप्यूटराइज प्रणाली के इस्तेमाल के द्वारा खतरों को पहले ही कंट्रोल कर लिया जाता है। जो जितने भी अलार्म, इंडिकेटर, जितने भी लगे हुए इंडिकेशन, इंटरलॉकिंग, सब ये इंजीनियरिंग कंट्रोल की तरह ही है कि अगर बॉयलर का लेवल हाई होने लगेगा, ड्रम लेवल, तो क्या क्या चीज़ें एक्टिवेट हो जाएंगी, सब जानते हैं। उसमें प्रेशर इंडिकेटर, प्रेशर बढ़ता है तो अलार्म आने लगता है, हूटर बजने लगता है, ये सब क्या एक प्रकार से फ्लेम फेलियर डिटेक्टर डिवाइस, फ्लेम फेल हो गया, सामान्य तौर पे कंट्रोल रूम में बैठे रहेंगे तो पता नहीं चलेगा वहाँ पे फ्लेम फेल हो गया, लेकिन हमको सामने दिखाई दे जाता है। ये भी एक प्रकार का इंजीनियरिंग कंट्रोल है। इंजीनियर्स ने दिमाग लगा करके डिज़ाइन में ऐसा कुछ ऐड किया कि हमको यहीं से बैठे बैठे पता चल जा रहा है। वेंटिंग सिस्टम, ये भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स को रोकता है। वेंटिंग प्रॉपर ना हो तो फिर बीच बीच में अपने आप ब्लास्ट होते रहता है पाइप में। टेम्परेचर कंट्रोल के लिए टेम्परेशन सिस्टम जो लगा हुआ है, डी सुपर हीटर, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है स्टीम का, तो वो भी उसको कंट्रोल करने के लिए डिवाइस लगा, अपने आप भी करता है, मैनुअल भी हम करते हैं। ये भी एक प्रकार से इंजीनियरिंग कंट्रोल के द्वारा उसको खतरों को बढ़ने से पहले रोक दिया जाता है। फ्यूजिबल प्लग्स लगे रहते हैं, कहीं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बिल्टअप हो रहा है तो वो प्लग पिघल जाता है, जैसे कि प्रेशर कुकर में रहता है, उसमें फ्यूजिबल प्लग लगा रहता है। बहुत ज़्यादा अंदर प्रेशर टेम्परेचर बढ़ गया तो प्लग पिघल जाता है और वहाँ से सारा प्रेशर रिलीज हो जाता है, नहीं तो फिर ब्लास्ट हो जाएगा और जो उस पर वहाँ आसपास है उनको सबको चोट भी लग सकती है। तो ये सब सारी जो इंजीनियरिंग कंट्रोल वाली चीज़ें ये स्वतः खतरों से रक्षा करती है। ऐसे भी मशीन गार्ड्स होते हैं, जिसको मशीन गार्ड आपने हटाया तो मशीन बंद हो जाता है, गार्ड लगाते हैं तभी चालू होता है। तो ये सब भी एक प्रकार से इंजीनियरिंग कंट्रोल ही है। कई ऐसे भी मशीनों में सिस्टम लगा चुके हैं, अगर व्यक्ति उसके पास जाएगा तो मशीन अपने आप बंद हो जाएगी, फिर दूर जाएंगे तभी चालू हो पाएगा। इस प्रकार की चीज़ें इंजीनियरिंग कंट्रोल के माध्यम से, खास करके लिफ्ट में जब हम जाते हैं, लिफ्ट के दरवाजे के बीच अगर हाथ ऐसा कोई ला देगा तो लिफ्ट का दरवाज़ा फिर खुल जाता है। ये भी एक वैसे ही एक इंजीनियरिंग कंट्रोल ही है। नहीं तो पुराने ज़माने में जब इतने सोफिस्टिकेटेड चीज़ें नहीं थी तो उसी में बहुत फंस करके एक्सीडेंट हो जाते थे। तो ये तो चीज़ें हैं इंजीनियरिंग कंट्रोल की। अब नेक्स्ट इसमें आते हैं, इंजीनियरिंग नियंत्रण भी हो गया, उसके बाद भी कई एक्सीडेंट होने की संभावना कुछ मात्रा में रह जाती है। ऊपर का हमने कर लिया तो मान के चले कि हमने 80% से भी ज़्यादा एक्सीडेंट्स को
ख़त्म कर दिया। अब फिर भी आदमियों की गलती से भी कुछ चीज़ें ऐसी कि आदमियों को भी कुछ ना कुछ कंट्रोल करना ही पड़ता है हमको। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए आता है प्रशासनिक नियंत्रण या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की बात आती है। अब इसमें क्या क्या आता है, सबसे पहला है सुरक्षित कार्यशैली को हमको निर्धारण करना पड़ेगा कि हर क्षेत्र में कहाँ पे क्या क्या, जिसको एसओपी भी बोलते हैं हम लोग, कि क्या हर फील्ड का हर एक काम का एक एसओपी होना चाहिए कि इस काम को कैसे किया जाएगा और उसी के अनुसार काम करना, और उस काम को प्रॉपर हो रहा है कि नहीं उसको होने के लिए चेक लिस्ट भी बनाना, ताकि नया आदमी को भी आप चेक लिस्ट दोगे तो वो भी सारी सुरक्षा की चीज़ों का पालन कर सके। अब आता है कि आदमी को कैसे सुरक्षित काम करना है या एसओपी किस प्रकार से होना चाहिए। सामान्य तरीके से मेंटेनेंस में रोज नए नए चैलेंजेस आते हैं। ऑपरेशन वालों को तो जनरली एक जैसा ही एक्टिविटी करना रहता है, लेकिन जो मेंटेनेंस डिवीजन रहता है उनको हमेशा नए नए तरीके का एक ही ऑक्सिलरी में या एक ही डिवाइस में अलग अलग टाइप के उनको चैलेंजेस सामना करना पड़ता है, और उनके वर्कर्स को हर बार पता चला कि नए नई चीज़ों से गुजरना पड़ सकता है। तो फिर ऐसी स्थिति में अगर हमको कोई भी एक्सीडेंट रोकना है, न सिर्फ बॉयलर में, चाहे वो सीएचपी हो सकता है, एचपी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, तो वो क्या करना पड़ेगा। उसके लिए होता है, सबसे पहला है कि प्रत्येक दिन जब भी काम चालू करने वाले हैं, कोई भी काम, चाहे वो किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस हो सकता है, तो फिर साइट का इंस्पेक्शन पहले होना चाहिए। आदमियों को सीधा सीधा भेजने के बजाय जो भी अनुभवी व्यक्ति हो, सुपरवाइजर हो, इंजीनियर हो, जो भी उस काम को बरसों से कर चुका है, वो व्यक्ति जा करके पहले साइट को इंस्पेक्ट कर ले। फिर क्या क्या अनसेफ कंडीशन वहाँ पे दिखाई दे रहा है उसको लिस्टिंग हो जाए, चाहे दिमाग में करे या नोट डाउन करे। उसके बाद उनको दूर करने का प्रयास करना। जो भी अनसेफ कंडीशंस वहाँ पे है उनको दूर करने के लिए पहले प्रयास कर ले। कहीं पे अगर रेलिंग कटा हुआ दिख रहा है तो रेलिंग को ठीक करवाना, प्लेटफॉर्म कटा दिख रहा है तो प्लेटफॉर्म को ठीक करवाना, कहीं पे कोई ज्वलनशील सामग्री इकट्ठी दिख रही है वहीं पे वेल्डिंग करना है तो उसको दूर करवाना। तो जितने भी अनसेफ कंडीशंस हैं उसको दूर करने का पहले प्रयास करें ये काम शुरू करने से पहले। अब हो सकता है कुछ अनसेफ कंडीशंस को वो दूर नहीं करवा पा रहा है उस समय, तो फिर वहाँ पे बैरिकेडिंग कर दे कि वहाँ पे कोई वर्कर उस साइड ना जाए जहाँ पे खतरा हो, ये कर सकता है। या फिर कुछ ऐसे भी चीज़ें हो सकती है कि उसके बाद भी वो खतरा दूर नहीं हो रहा है, बैरिकेड भी नहीं लगा सकते, तो फिर हमको वहाँ पे टूल बॉक्स मीटिंग में इसके बारे में बताना होता है। इसीलिए बोला जाता है कि हर एक काम चालू करने से पहले प्रतिदिन प्रत्येक साइट में टूल बॉक्स मीटिंग जरूर होना चाहिए हर काम से पहले, क्योंकि कोई ना कोई अनसेफ कंडीशन वहाँ पे रहती ही है और कोई ना कोई गलती होने से वो बड़ी दुर्घटना में बदल सकती है। तो टूल बॉक्स मीटिंग प्रत्येक दिन हर साइट में होना चाहिए। अब ये टूल बॉक्स मीटिंग क्या होता है, हो सकता है अधिकतर लोग जानते होंगे, उसको शॉर्ट में बता देते हैं कि उसमें 5 चीज़ों के बारे में बात करनी होती है। पहला तो होता है लोग, मतलब जो आपके सामने जो वर्कर जिनसे काम लेना है उनसे बात करें। उनके बारे में क्या बात करना है कि उनका हाल चाल कैसा है। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने बीमार खड़ा है, उसका टेंशन है दिमाग में, या उसके घर में कोई बीमार है हॉस्पिटल में भर्ती है, या हो सकता है कोई घर में उसके जेल में कोई है, मतलब कुछ मानसिक प्रॉब्लम हो सकता है या शारीरिक रूप से वो फिट नहीं है, ऐसे व्यक्ति को अगर आपने कोई खतरनाक काम में भेज दिया जिसमें कि बहुत ज़्यादा सावधानियों की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे व्यक्ति का एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए आदमियों को छांट करके काम में भेजना जरूरी है। इसलिए पहले हमको कुछ बोल रहे हैं भाई, अच्छा फोन से बात हो रही है, तो पहले लोगों से बात करना जरूरी है कि किसकी हालत कैसी है। सब ठीक ठाक लोगों को ही खतरे वाले काम में लगाएं। जो कोई प्रॉब्लमेटिक लोग हैं उनको सामान्य तरीके का काम दे सकते हैं, या चाहे तो घर भेजें, जो भी। फिर नेक्स्ट है कहाँ पे काम करना है, उस लोकेशन के बारे में भी बता दें कि उस अमुक जगह जाना है और वो उस जगह में क्या क्या खतरे हैं उस स्थान के बारे में भी उसको पहले से बता के रखें। फिर काम को करना कैसे है इस बारे में एसओपी भी उनको अगर आपके पास लिखित में है तो पढ़ के सुना दें या उनको थमा दें, ये चेक लिस्ट के हिसाब से आपको काम करना है, लेकिन प्रक्रिया के बारे में शॉर्ट में आप जरूर बताइए। फिर उसके बाद है क्या क्या संभावित दुर्घटनाएं हैं इस काम से संबंधित, उसके बारे में भी चर्चा पहले से ही हो जानी चाहिए कि इस साइट पे ऐसी ऐसी दुर्घटना होने की संभावना, यहाँ पे आग लग सकती है, वेल्डिंग का काम है तो आग लग सकती है, करंट का काम है तो करंट भी लग सकता है, या फिर कहीं लटक के करने का काम है, अगर सेफ्टी बेल्ट नहीं लगा है तो नीचे भी गिर सकते हैं। तो जितने भी उसमें एक्सीडेंट की संभावना है उसके बारे में वर्कर्स को अलर्ट कर दिया जाए, और क्या क्या सुरक्षा उपकरण उनके लिए ज़रूरी है उस पर्टिकुलर काम के लिए, वो सब
हेलमेट, शूज़, मास्क जो भी चाहिए, चाहे वो हैंड ग्लव्स, चाहे वो केमिकल टाइप का चाहिए या इलेक्ट्रिकल टाइप का चाहिए, उसके बारे में बता दें और उनको वो चीज़ें उपलब्ध करा दें। तो इतना अगर 5 स्टेप का टूल बॉक्स मीटिंग अगर आप कर लेंगे तो फिर मान के चलिए कि आपके साइट में एक्सीडेंट हो ही नहीं पाएगा। अब एसओपी के बारे में जैसे चर्चा कर रहे थे अभी कि ये एक लिखित में जो भी प्रक्रिया है वो लिखित में होनी चाहिए। कोई भी साइट में काम कैसे करना है उसकी प्रक्रिया लिखित में होनी चाहिए, अनुभवी लोगों द्वारा निर्मित होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी लेकर के बैठ गया लिखने, उसको नहीं, जो उसको सक्सेसफुली वर्षों से उस काम को कर रहे हैं उनके माध्यम से इसको प्रक्रिया को लिखवाया जाए। और फिर इससे क्या होगा कि नए लोग भी उस काम को उतने ही सुरक्षित तरीके से करने में सक्षम हो जाते हैं। अब एसओपी के कुछ अनिवार्य तत्व जो रहने चाहिए प्रत्येक कार्य में, टूल बॉक्स मीटिंग, इसको तो आप एसओपी में डाल ही सकते हैं। परमिट देने का काम है उसको एसओपी में लोटो, अगर लॉकआउट टेगआउट सिस्टम आप अप्लाई करते हैं तो इसको भी डाल सकते हैं। ऊंचाई पर काम हो तो उसमें सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी नेट जरूर उसमें मेंशन होना चाहिए। कन्फाइंड स्पेस का काम है तो फिर ऑक्सीजन और ज्वलनशील गैस, इसके बारे में जानकारी उसमें जरूर होनी चाहिए कि ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर चेक कर लें उसके बाद ही जाएं। कोई ज्वलनशील गैस तो नहीं है उसको भी चेक करना जरूरी होता है अगर वैसा साइट है तो। और हॉट वर्क हो रहा है जहाँ पे आग लगने की संभावना होती है तो वहाँ फायर कर्मियों को भी उपलब्धता रखें, ऐसा एसओपी में आप बना सकते हैं। और किसी मशीन को चालू करना हो कभी भी तो लाइव कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच, जो चालू करने वाला है और जो साइट में खड़ा है, तो ये भी एसओपी में शामिल होना चाहिए। और प्रत्येक कार्य हेतु सुपरवाइजर की उपस्थिति ये बहुत जरूरी है। सुपरवाइजर का काम क्या रहता है, दूर खड़े होकर के वर्कर्स को देखता है कोई गलत तरीके से काम तो नहीं कर रहा है, कोई खतरा तो नया पैदा नहीं हो रहा है, कोई सही काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, और काम में कोई भी डेविएशन हो रहा हो तो किसी को डांटना हो, तो वो सब काम सुपरवाइजर के लिए, तभी सुरक्षित तरीके से काम हो सकता है। सुपरवाइजर चूँकि बोर्ड में अब शायद कमी होती जा रही है लगातार, लेकिन सुपरवाइजर के रूप में कोई ना कोई वहाँ पर ऐसा व्यक्ति जरूर खड़ा होना चाहिए जो कि दूर खड़े होकर के सबको देख सके और जो उस काम का अनुभवी हो। सिर्फ देखने से काम नहीं होगा, अनुभवी और अलर्ट होकर के एक एक व्यक्ति के काम को देखता जाए, तो फिर ये आपके काम को हमेशा सुरक्षित बनाएगा। और ट्यूब लीकेज रोकने के लिए पानी के केमिकल प्रॉपर्टीज पर नियंत्रण, खैर ये एसओपी में अगर उस टाइप की चीज़ों को बना रहे हैं तो फिर इसको भी डाल सकते हैं। अब बात करते हैं प्रशासनिक नियंत्रण, जिसमें बात आया था कि हमने सारा अनसेफ कंडीशंस को ख़त्म कर दिया या कुछ चीज़ें बाकी रह गई, उसके बाद हमको एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के रूप में क्या करना है ताकि एक्सीडेंट को पूरा जीरो कर दिया जाए। उसके लिए जो कि शायद हमारे हाथ में प्रॉपर है कि नहीं अभी, सबसे पहले कार्मिकों का चयन करना, कौन से आदमी को कहाँ काम में भेजना है, ये अगर हमारे हाथ में हो, किसको काम में भर्ती करना है किसको नहीं करना है, क्राइटेरिया बन जाए कि वेल्डिंग या बॉयलर में इस पद के लिए किस टाइप का आदमी चाहिए, इस पद के लिए किस टाइप का आदमी चाहिए, उसका पूरा क्राइटेरिया बन के फिर उस प्रकार के फिजिकल फिटनेस, मेंटल एबिलिटी, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के आदमी का चयन हो पाए तो बेस्ट। चयन मान लो किसी तरीके से हो गया तो नेक्स्ट होता है ट्रेनिंग। बिना ट्रेनिंग के कभी भी आदमी को साइट में नहीं भेजना, इसीलिए कभी भी नया गेट पास जब बनता होगा तो जरूर उनको सेफ्टी ट्रेनिंग अनिवार्यतः दिया जाना चाहिए गेट पास बनने से पहले, ताकि उनको सेफ्टी के बारे में तो जानकारी हो ही जाए, तो काम के बारे में साइट में सीखें, उससे पहले उनको सेफ्टी के बारे में जरूर सिखा दिया जाए। फिर उसके बाद नेक्स्ट है उसको सीधे काम में कभी ना लगाएं किसी नए वर्कर को, हमेशा सुपरवाइजर के अंडर में ही लगातार पहले काम करें, उसके साथ ही रहे, फिर धीरे धीरे उसको इंडिपेंडेंट काम दिया जा सकता है, लेकिन सुपरवाइजर तो हर साइट में रहना अनिवार्य है। फिर उसके बाद भी अगर व्यक्ति गलती से काम कर रहा है, गलत तरीके से काम कर रहा है, ऐसा कुछ काम कर रहा है जिससे कि एक्सीडेंट होने की संभावना बन जा रही है, बिना हेलमेट के साइड में चला जा रहा है, बिना सेफ्टी बेल्ट के ऊंचाई में काम कर रहा है, इत्यादि गलतियां वो बार बार दोहरा रहा है, तो उसको चेतावनी भी दिया जाना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को, और कोई ना कोई सजा भी, अगर वो सुधर नहीं रहा है तो उसको सजा भी मिलनी चाहिए, चाहे वो एक दिन का उसको छुट्टी दे देना हो, या उसको ड्यूटी से निकाल देना हो, या उसको नौकरी खत्म करे, जैसा भी हो, लेकिन कोई ना कोई सजा के माध्यम से ये प्रशासनिक कंट्रोल जरूर होना चाहिए, तभी साइट में पूरी तरीके से एक्सीडेंट को नियंत्रण में किया जा सकता है। अब और एक्सीडेंट को फुल्ली कंट्रोल करने के लिए, जैसा कि हमने शुरू में चर्चा किया था कि जो फैक्ट्री एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था भोपाल गैस कांड के बाद, उसमें यह भी एक आया था सेफ्टी कमेटी बननी चाहिए, उसकी मीटिंग होती रहनी चाहिए,
और जो वर्कर्स हैं उसकी बात सुननी है। जो वर्कर साइट में काम कर रहे हैं वो क्या क्या खतरों का सामना कर रहे हैं उसके बारे में ज़रूर पूछना चाहिए। तो चूंकि आज की डेट में साइट में काम करने वाले हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स ही हैं ज़्यादा मात्रा में, तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को भी सेफ्टी कमेटी में आमंत्रित किया जा सकता है। उनकी बातें भी सुने, उनसे भी पूछें क्या क्या अनसेफ कंडीशंस देखते हैं वे, क्योंकि साइट से खतरों की जानकारी होगी तभी हम उसको दूर कर पाएंगे और दुर्घटनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भी आप जो भी चीज़ें सेफ्टी में, चूँकि सबसे हमारा परम लक्ष्य यही रहता है सेफ्टी में कि वो स्थिति आ जाए जिससे कि हम दूसरों के लिए काम करने लग जाए। हमारा वर्कर अपनी सेफ्टी के लिए नहीं, दूसरों की सेफ्टी के लिए जब सोचने लग जाता है, क्योंकि अधिकतर लोग यही लगता है मुझे कुछ नहीं होता इसलिए मुझे पालन करने की जरूरत नहीं है, ऐसा भी कई लोग सोचते हैं। लेकिन वास्तव में जो सेफ्टी का जो उच्चतम स्तर वही होता है कि जब हम ये सोचें कि दूसरे को भी चोट नहीं लगनी चाहिए। कोई गलत कर रहा है तो उसको रोकना जब वर्कर शुरू कर देता है, टोकना शुरू कर देता है, समझाना शुरू कर देता है और एक रोल मॉडल की तरह खुद व्यवहार करना शुरू कर देता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि मैं तो साहब हो गया तो मुझे हेलमेट की जरूरत नहीं क्योंकि मुझे तो साइट में जाना नहीं है। लेकिन आप हेलमेट लगा करके जरूर साइट में जाएं और जो कोई वर्कर अगर बिना हेलमेट के दिख रहा है तो उसको भी समझाएं कि हेलमेट ये आपके लिए ज़रूरी है। तो इस प्रकार से जब हम व्यवहार करना शुरू करें कि हमको दूसरों के एक्सीडेंट को रोकने के लिए थोड़ा समय दें, कुछ दो शब्द बोलें, इस प्रकार से जब हम एक दूसरे के लिए जब काम करना शुरू कर देते हैं तब वो उच्चतम स्थिति आ जाती है कि जब सभी मिल करके जीरो एक्सीडेंट को हमेशा के लिए अचीव कर सकते हैं। चलो 1-8% गुंजाइश कभी न कभी दैव प्रकोप से हो सकती है, लेकिन उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं।